मुंबई यानी माया नगरी, मतलब देश की आर्थिक राजधानी, जहां एक तरफ फिल्मों में दिखाया जाता है कि कैसे कोई भी अगर बड़ा बनना चाहता है तो उसे मुंबई आना ही होगा, या फिर माफियाओं पर बनाई गई मूवीज में दिखाया जाता है कि जिसका मुंबई पर कब्जा होता है उसका सिक्का चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बन गया? भले ही आज मुंबई को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल बना दिया गया हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। ये ताज किसी और शहर के पास था। आइए कैसे छीना मुंबई ने ये ताज, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि 1911 में कैसे कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। इसके पीछे मेन रीजन ये था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूरल्स को ये रियलाइज होने लगा कि कोलकाता से अब पूरे देश पर नजर और कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया है। इसलिए अगर देश पर बेहतर तरीके से रूल करना है तो दिल्ली को राजधानी बनाना होगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। ब्रिटिशर्स जानते थे कि दिल्ली देश के नॉर्थ में है, जहां से पूरे देश पर रूल करना ज्यादा इफेक्टिव होगा। इस तरह उन्होंने दिल्ली को देश की राजधानी बना दिया। कुछ इस तरह पहले कोलकाता को देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी माना जाता था, लेकिन फिर कलकत्ता की डिक्लाइन की कहानी शुरू हुई और आगाज हुआ मुंबई का फाइनेंशियल कैपिटल बनने का। लेकिन डिक्लाइन से पहले हमेशा किसी चीज का निर्माण यानी फॉर्मेशन होता है। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर कैसे कलकत्ता फाइनेंशियल कैपिटल बनकर उभरी थी। कलकत्ता का नाम महाभारत ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि शहर का पुराना नाम कलिकाता था, जो कि इस वजह से पड़ा क्योंकि इसे द प्लेस ऑफ काली भी कहा जाता था। कलकत्ता के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह 2000 साल से भी ज्यादा इनहैबिटेड प्लेस है, लेकिन इसकी असली पहचान अंग्रेजों के समय 1690 में हुई, जब यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपने पैर जमाए। अंग्रेजों ने इसे कैलकटा का नाम दिया। दरअसल जिस कोलकाता को आज हम जानते हैं, इसका फाउंडर जॉब चार्नर को माना जाता है। जी हाँ, पहली बार फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव सूतानुती गांव आए। 1690 में हुगली नदी के किनारे पर चाणक्य ने 3 गांवों को यानी कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानुती को मिलाकर जब शहर बनाया तो यहाँ की इंपॉर्टेंस एज अ मार्केट और ट्रेड के लिए बढ़ गई। फिर आया 1772 का वो दौर जब कैलकटा को ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। देखते ही देखते कैलकटा तेजी से डेवलप करने लगा और रिचर्ड विलेस्ली जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने इसके आर्किटेक्चर की तरफ काफी ध्यान दिया, और यही वो थे जिन्होंने इसे यानी कैलकटा को सिटी ऑफ पैलेसेस की तरह डेवलप कर दिया था। और इसी तेजी से होती हुई डेवलपमेंट के बीच ये फाइनेंशियल कैपिटल की तरह उभरा। आइए बताते हैं कैसे। दरअसल हमने देखा कि कैसे कैलकटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल कैपिटल बन चुका था। ब्रिटिशर्स ने बंगाल के इस रीजन यानी कैलकटा में अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर ली थी। इसके बाद जब भारत में जॉइंट स्टॉक बैंक बनाने की बात हुई तो कोलकाता में 1806 को इस बैंक की स्थापना की गई। उस समय के बंगाल में दोस्तों आज के असम, बिहार, बांग्लादेश, ओडिशा भी आया करते थे, जिसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया था। ऐसा नहीं है कि इस समय में बॉम्बे में बैंक नहीं हुआ करते थे, लेकिन अकेले इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी संभाल रहे ये बैंक बॉम्बे के बैंक्स के मुकाबले काफी मजबूत हुआ करता था। इतना ही नहीं, अगर हम स्मॉल बैंक्स या फिर लोन ऑफिस की बात करें तो वो भी पूरे देश के मुकाबले यहाँ ज्यादा हुआ करते थे। इस बात से ये साफ हो जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में कोलकाता इस समय डोमिनेट कर रहा था। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की। तो ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स ने शुरुआत से ही बंगाल और कोलकाता में कंपनीज और फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया, और उस समय भारत में 45 से 50% तक कंपनीज अकेले कोलकाता और बंगाल वाले एरिया में हुआ करती थी, और वहीं दूसरी तरफ ये बॉम्बे में सिर्फ 10 से 15% तक ही हुआ करता था। तो बात की जाए तो ये कहने में कोई बुराई नहीं होगी कि कैलकटा अपनी इन सभी स्टैट्स की वजह से भारत की ब्रिटिश इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद भी कैलकटा ने नहीं की थी। 20th सेंचुरी आते आते कोलकाता का प्रभाव काफी कम होने लगा था, जिसमें सबसे पहला रीजन तो ये था कि देश की कैपिटल को यहाँ से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़े रीजन थे जो कैलकटा ने अपनी फाइनेंशियल कैपिटल की पोजीशन को खो दिया। जैसे कि हमने आपको बताया कि कैपिटल का दर्जा जब इसके हाथों से निकला तो धीरे धीरे वहां से लोगों का ध्यान हटना शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। हुआ कुछ यूं कि दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ गया, और कैलकटा के पोर्ट्स तो कभी ब्रिटिशर्स की आंखों का दिया हुआ करते थे, अब उन्होंने अपनी चमक धमक खो दी थी और बाजी पलट जाती है, क्योंकि यहाँ एकदम से बॉम्बे पोर्ट की जरूरत बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ईस्ट अफ्रीका और मेसोपोटामिया को मिलिट्री बेस की जरूरत पड़ती है तो वो बॉम्बे पोर्ट को इजी एक्सेस कर पाते हैं और अपना मिलिट्री बेस वहीं तैयार करते हैं।
इसके बाद बिजनेस और ट्रेड की बात करें तो बंगाल और कैलकाटा तक कार्गो शिप्स को पहुंचाना काफी मुश्किल और ज्यादा खर्चे वाला हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सूज कैनाल के चलते यूरोपियन कंट्रीज बॉम्बे के साथ आसानी से ट्रेड करने में कैपेबल थी, और वो भी बल्क में। जब एक्सटर्नल ट्रेड ने तेजी पकड़ी तो आई हुई चीजों को देश के अलग अलग शहरों में पहुंचाना भी तो था, बस फिर क्या था। इसके बाद इंटरनल ट्रांसपोर्ट को इजी बनाने के लिए तेजी से रेल ट्रैक्स का काम शुरू हो गया और बॉम्बे को डेक्कन और पंजाब रीजन के रेलवे के थ्रू जोड़ दिया गया। हमने आपको बताया कि कैसे शुरुआती दिनों में कलकत्ता में बैंक की भरमार थी, लेकिन अब काया पूरी तरह पलट चुकी थी, क्योंकि अब बॉम्बे में न केवल ब्रिटिशर्स बल्कि इंडिजीनियस बैंक्स की बारिश हो चुकी थी। अब जब बॉम्बे लगातार ग्रो कर रहा था तो इसी बीच वहां 3 और नई चीजें आती हैं, जिसमें एक था स्टॉक मार्केट, दूसरा बुलियन मार्केट और तीसरा था कॉटन मार्केट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता आज भी सिर्फ जूट की बाजार पर ही अपनी रोटियां सेक रहा था, और वो भी ज्यादा एक्सपोर्ट ही किया जाता था। ऐसा नहीं है कि कलकत्ता में स्टॉक मार्केट नहीं था, लेकिन बॉम्बे पर वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, जिसके चलते वो तेजी से फल फूल रहा था। इसके बाद सबसे बड़ा रेवोल्यूशन तब आता है जब देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। यह स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में होती है। लेकिन कोलकाता के लिए एक और दुर्भाग्य की बात यह थी कि लगातार अपने डूबता सूरज की वजह से वो आरबीआई से भी हाथ धो बैठा था, और 1937 में आरबीआई को कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ध्यान से देखें तो इसके मायने सही भी थे, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि कलकत्ता के हर एक बड़े डिपार्टमेंट में ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही काम करते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ डिपार्टमेंट्स में भारतीय एम्प्लॉयज की संख्या काफी थी। इसके लिए जब इसके बाद इंडिया यानी भारत अपनी आजादी की तरफ बढ़ता है और इंडियंस के हाथों में चीजों का कंट्रोल आने लगता है, तो वो कलकत्ता पर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं, और बॉम्बे सभी तरह से ट्रेड और बिजनेस की नेचुरल चॉइस बन जाता है। लेकिन 1940 तक भी देखा जाए तो अभी तक कहीं ना कहीं कलकत्ता का इन्फ्लुएंस काफी अच्छा खासा था, पर कहते हैं ना कि अभी तो बस शुरुआत ही हुई थी। तो उसके बाद वो दौर आता है जब इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम ये क्यों कह रहे हैं, तो दोस्तों शायद आप ना जानते हो, लेकिन बर्मा पर कंट्रोल लेने के बाद जापानीज का अगला निशाना कलकत्ता ही था। जैसे ही बर्मा ने कलकत्ता पर अटैक किया तो उसके बाद वहां के मेन पोर्ट्स ही डैमेज हो गए, और इससे कलकत्ता पर होने वाला बचा कुचा ट्रेड भी ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अभी कहाँ जनाब, अभी तो सर मुंदवाते ही ओले पड़ने बाकी थे, क्योंकि 1943 में ग्रेट बंगाल फेमिन ने कलकत्ता की कमर ही तोड़कर रख दी थी। एक तरफ जहां बंगाल में फेमिन की वजह से लाखों लोग भूखे मर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विंस्टन चर्चिल देश का ही अनाज स्टोर कर करके अपने सैनिकों के लिए भेज रहे थे। आप जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि इस फेमिन से लगभग 40 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद 1947 में विभाजन के समय जब बंगाल को भी ईस्ट पाकिस्तान में तोड़ दिया गया, तो कई जूट प्रोड्यूसिंग रीजन पाकिस्तान में ईस्ट रीजन में चले गए, जिसकी वजह से कलकत्ता को मिलने वाला जूट का रॉ मटेरियल पाकिस्तान जाने लगा, और इसी तरह कलकत्ता की इंडस्ट्रियल ग्रोथ कोलैप्स करती चली गई। कलकत्ता में लगातार कम्युनल दंगे बढ़ते जा रहे थे और रिफ्यूजीज का अड्डा बन गया था अब ये शहर। जिस शहर को कभी सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता था, तब वहां चारों तरफ सिर्फ दंगे, भूखमरी और रिफ्यूजीज द्वारा बनाई गई झोपड़ियां दिखाई दे रही थी। इसके बाद 1960 से लेकर 1970 का वो दौर आता है जब कलकत्ता ने एक के बाद एक एक्सट्रीम मूवमेंट्स देखे, जिसके बाद अगर कलकत्ता के लिए ये कहा जाए कि कब्रिस्तान की तरह लगता था तो गलत नहीं होगा। बड़े ऊंच नीच से भरे सफर में कोलकाता ने आज अपनी कंडीशन फिर से बेहतर कर ली हो, लेकिन अब उसे पहले की तरह इंडिया की फाइनेंशियल बैकबोन की तरह नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि आज वो जगह पूरी तरह माया नगरी कहे जाने वाले मुंबई ने ले ली है, क्योंकि यहाँ रात भी चमकती है। तो ये था सफर कलकत्ता और मुंबई का, कि कैसे मुंबई ने कोलकाता से उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट का दर्जा छीन लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।